नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कमलनाथ के किले को लेकर भेदने की तैयारी में बीजेपी। आदिवासी बाहुल्य इलाके के दौरे पर सीएम शिवराज और वीडी शर्मा। मंत्री उषा ठाकुर बोली, गरवा एक्सप्रेस पर देश को दिखेगी मध्य प्रदेश की झलक। अमावस्या पर हजारों की तादाद में चित्रकूट पहुंचे श्रद्धालु कर रहे हैं पितरों का तर्पण। चीतों को एक सप्ताह हुआ पूरा, पहले दिन डरे सहमे थे, अब शिकार की तलाश में हैं चीते। खेती का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए 20,000 की मांग, घूस लेते पटवारी का वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के गढ़ों को भेदने की तैयारी शुरू कर दी है। जहां सीएम शिवराज आदिवासियों के बीच जाकर पंडित दीनदयाल की नीतियों पर आदिवासियों को पढ़ाएंगे, वहीं झाबुआ, थांदला और अलीराजपुर में वे आदिवासियों को संबोधित करेंगे। साथ ही वीडी शर्मा भी आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ के गढ़ को भेदने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। पहले दिन सीएम शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर में सभा करने पहुंचे थे। तब अब संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कमलनाथ के इलाके में ही दीनदयाल के एकात्मक मानववाद को जनता के बीच रखेंगे। सीएम चौहान प्रातः 11:40 बजे भोपाल से झाबुआ पहुंचकर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:25 पर झाबुआ के थांदला पहुंचकर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके बाद चौहान शाम 3 बजे अलीराजपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भोपाल रवाना होंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रातः 9:40 के आसपास छिंदवाड़ा के जाम सावली मंदिर सौंसर में दर्शन एवं पूजन करेंगे। प्रातः 10 बजे सौंसर के वार्ड क्रमांक 5 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रातः 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे। वीडी शर्मा दोपहर 12:10 पर मो गांव में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:35 पर मो गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं के निवास पर भोजन करेंगे। दोपहर 2:40 के आसपास पंडरूना में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के गांधीधाम जंक्शन पर गरवा एक्सप्रेस पर मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश पूरे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के सहेजता है। अब मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और मन भावन पर्यटन स्थलों की झलक गरवा एक्सप्रेस पर पूरे देश को दिखाई देगी। मंत्री ने कहा कि अगर आप सभी ने हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। मध्य प्रदेश में 33 करोड़ वर्ष पुरानी विश्व की प्राचीनतम नदी मां नर्मदा, 2 ज्योतिर्लिंगम, श्वेत युग का मंदिर राजेश्वर, सतयुग की नगरी जानपाव, जनहित प्राचीन बौद्ध स्मारक भी मौजूद है। इन सभी स्थलों सहित प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की दर्शाती गरवा एक्सप्रेस वे देश भर में पर्यटकों को मध्य प्रदेश आमंत्रित करेगा। अपर प्रबंधक संचालक टूरिज्म बोर्ड विवेक क्षेत्रीय ने कहा कि गरवा एक्सप्रेस पर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों और नैसर्गिक सौंदर्य को विनाइल रैपिंग के माध्यम से दर्शित किया गया है। ये प्रदेश के पर्यटन स्थलों को भारत की जनता तक पहुंचाने की पहल है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। जैसे ही दिल में शरीर का सारा रक्त पहुंचता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में सभी राज्यों की संस्कृति और धरोहरों
का अद्भुत संगम है। इसलिए पर्यटकों को कम से कम एक बार मध्य प्रदेश जरूर आना चाहिए। क्षेत्रीय ने गुजरात और देश के सभी पर्यटकों को मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। धर्मनगरी चित्रकूट में आज पितृ विसर्जन अमावस्या पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी के किनारे मुंडन के बाद स्नान कर अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर पिंडदान किया और भगवान कामतानाथ के दर्शन कर कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। दरअसल धर्मनगरी चित्रकूट में वैसे तो हर अमावस्या पर श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है, लेकिन आज पितृ विसर्जन अमावस्या के चलते हजारों लाखों की संख्या में लोग चित्रकूट पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान, तर्पण और सिर मुंडन करने के बाद पुनः स्नान करते हुए इसके बाद कामतानाथ के दर्शन किए और कामदगिरी के प्रक्रिया लगाई। शुक्रवार को ही रात से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। आसपास जिलों के श्रद्धालुओं ने एक दिन पहले ही डेरा जमा लिया था और रात से ही स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान चित्रकूट आए थे तो उन्हें अपने पिता दशरथ जी की स्वर्गवास की खबर यहाँ मिली थी और चित्रकूट से ही उन्होंने मां मंदाकिनी नदी के किनारे अपने पिता मोक्ष के लिए तर्पण कर पिंडदान किया था। तब से ये परंपरा शुरू हो गई थी। इसलिए हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचकर अपने पितरों को यहाँ तर्पण करते हैं। यही कारण कि आज लाखों की संख्या में लोग चित्रकूट पहुंचकर मां मंदाकिनी नदी के किनारे मुंडन के बाद मंदाकिनी में स्नान कर अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध का क्रिया किया। इसके बाद वो भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना कर प्रक्रिया लगाते हुए नजर आए। वहीं लोगों का कहना है कि पितृ मास में अपने पितरों को मोक्ष के लिए 16 दिन तक उन्हें तर्पण करते हैं और अमावस्या के दिन किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचकर पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। चित्रकूट पर इसका विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने खुद अपने पिता का श्राद्ध और पिंडदान का कार्य किया था, इसलिए यहाँ का विशेष महत्व है। श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए यहाँ चित्रकूट पहुंचते हैं। नीम्बिया से लाए गए चीतों को भारत की धरती पर 7 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान उनकी दिनचर्या में काफी बदलाव भी देखने को मिले। पहले दिन बड़े गहरे सहमे से चीते अब माहौल में ढलते नजर आ रहे हैं। उनके व्यवहार हर पल पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन मन की बात कार्यक्रम में भी इन चीतों का जिक्र किया। बता दें कि 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा गया था। इसमें 3 नर और 5 मादाएं हैं। 24 सितंबर को चीतों को भारत की धरती पर 7 दिन पूरे हो जाएंगे। करीब 70 साल पहले भारत में विलुप्त हुए चीतों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष प्रयास किया था। 8 चीते नेशनल पार्क से करीब 3 सप्ताह और क्वारंटीन में रहेंगे। इस दौरान साउथ अफ्रीका से लाए गए 13 एक्सपर्ट उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीतों की नजर बाड़े के बाहर घूम रहे चीतल पर है। वे शिकार के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। चीता कंजर्वेशन फंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉरी माकर ने दावा किया कि भारत का प्रोजेक्ट चीता एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने जा रहा है। लॉरी माकर ने बताया कि चीता के घर वापसी बड़ी उपलब्धि है और इसका परिणाम सामने आने में वक्त लग सकता है। अधिकारियों का दावा है कि चीता यहाँ के माहौल में घुल मिल रहे हैं और उत्साहवर्धक है। चीते लगातार जांच से गुजर रहे हैं। वे पूरी तरह से स्वस्थ और धीरे धीरे नए माहौल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में पदस्थ पटवारी द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ किसानों से पटवारी पैसे ले रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद सीहोर जिले की प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला ये है कि सीहोर जिले के ज्वार तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम फूडरा निवासी त्रिलोक सिंह ठाकुर
पिता देवकरण सिंह ठाकुर अपनी खेती के रिकॉर्ड्स दुरुस्त करवाने के लिए परेशान हो गए थे, जिसको लेकर पटवारी अमित श्रीवास्तव कई दिनों से उन्हें घुमा फिरा रहे थे। इसी बीच पटवारी ने किसान से 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। पटवारी ने कहा था कि आपका जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त और सीमांकन हो जाएगा जब आप 20,000 रुपए देंगे। किसान त्रिलोक बहुत परेशान था, जिसको लेकर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी की थी। शिकायत करने पर भी उसकी समस्या का हल नहीं हुआ था। अंत में किसान और उनके दोस्त ने मिलकर पटवारी को 5,000 रुपए रिश्वत देते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो में दिख रहा है कि पटवारी खुद किसान से पैसे ले रहे हैं, पैसे को जेब में डाल रहे हैं। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो सीहोर जिले में प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। इस वीडियो पर पटवारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि जब उन्हें फोन लगाया गया तो उनका फोन बंद आया। इसके बाद सीहोर जिले में आष्टा एसडीएम आनंद सिंह राजावत ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए पटवारी अमित श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है और तहसीलदार ज्वार को जांच के निर्देश दिए गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। कटनी सिंगरौली के रास्ते जबलपुर से हावड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस रास्ते से चलने वाली शक्ति पुंज एक्सप्रेस के यात्रा समय में 6 घंटे की कटौती की गई है। अब इस ट्रेन से 30 की बजाय सिर्फ 24 घंटे में जबलपुर से हावड़ा पहुंचा जा सकेगा। जबलपुर रेल मंडल के डीसीएम सीनियर डीसीएम विश्व रंजन के मुताबिक पश्चिम मध्य रेलवे से जबलपुर से चलकर सिंगरौली मार्ग से हावड़ा को जाने वाली शक्ति कुंज एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया गया। रेल प्रशासन ने ट्रेन के समय में परिवर्तन करते हुए उसकी स्पीड को भी अपडेट कर दिया है, जिससे शक्ति पुंज एक्सप्रेस जबलपुर से अब मात्र 24 घंटे में हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी, जबकि इससे पहले इस यात्रा में 30 घंटे का समय लगता था। विश्व रंजन ने बताया कि जबलपुर से हावड़ा के चलने वाली शक्ति पुंज एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11447 जो कि प्रतिदिन रात 23:40 से जबलपुर से रवाना होती थी, अब ये गाड़ी 1 अक्टूबर से रात 22:20 पर हावड़ा के लिए रवाना होगी। ये गाड़ी लगभग 1 घंटा 20 मिनट पूर्व प्रारंभ होकर कटनी में रात 23:30 बजे अगले दिन सिंगरौली सुबह 5 बजे पहुंचकर हावड़ा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन रात में 22:40 पर हावड़ा पहुंच जाएगी। जबलपुर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन एक अन्य नंबर 12322 मुंबई हावड़ा मेल नंबर में हावड़ा पहुंचने में 22 घंटे लगते हैं। अब शक्तिपुंज एक्सप्रेस के समय में 6 घंटों की कटौती और उसकी स्पीड बढ़ने से यात्रियों को फायदा होगा। यात्री अब इस ट्रेन से भी कोलकाता जाने में रुचि दिखा सकेंगे। गौवंश में फैल रही बीमारी लंपी स्किन बीमारी अब धीरे धीरे देश के हर हिस्से में पांव पसार रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद पशुपालकों में चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। जिले में अब तक लंपी वायरस से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 17 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं अब इस बीमारी से लड़ने के लिए पशुपालकों और गौशाला समितियों ने अपने स्तर पर प्रयास कर दिए हैं। शहर में लगभग श्री गणेश गौशाला में गौवंश लंपी वायरस के संक्रमण से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। यहाँ गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो कि एक दिन में अंतराल
पर गायों को खिलाए जाएंगे। गौशाला समिति सचिव रामचंद्र मौर्य और सहयोगी भूपेंद्र चौहान ने बताया कि सरकार और सहयोगियों से गौशाला के गौवंश का टीकाकरण हो गया है। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों के आयुर्वेदिक उपायों से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर खुद को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करने के प्रयास किए, उसी तरह हम सभी गौशाला में 400 से अधिक गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए लड्डू बना रहे हैं। ये औषधीय लड्डू एक दिन के अंतराल से गौवंश को खिलाए जाएंगे। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और लंपी वायरस के प्रकोप से बचाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी समस्या बोलकर बता सकते हैं, लेकिन गौवंश की समस्या हमें अंतर्मन से समझना होगा और इसका निराकरण भी करना होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूल बसों या स्कूली वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकर लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्कूल में बच्चों के आवागमन के लिए लगाई गई सभी बसों, वैन और ऑटो का 7 दिन के भीतर सेफ्टी ऑडिट कर प्रतिबंध जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। बच्चों की बढ़ती अप्रिय घटनाओं के मद्देनजर कलेक्टर इलियाराजा टी ने जिले में स्थित सभी अशासकीय स्कूलों और सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के प्रबंधक प्राचार्य के प्रधान अध्यापकों को आदेश जारी किया है। स्कूल बसों और बच्चों के आवागमन के अन्य सभी साधनों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकर लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूल में बच्चों के आवागमन के लिए लगाई गई सभी बसों और वैन और ऑटो का 7 दिन के भीतर सेफ्टी ऑडिट कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने को कहा है। कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों को जारी आदेश में स्कूल बसों या अन्य आवागमनों के अन्य संसाधनों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस ट्रैकर लगाने के साथ साथ ये हमेशा चालू राहत में रहे, ये सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। आदेश में कहा गया कि स्कूल आवागमन के सभी वाहनों में 2 दरवाजे हो, वाहनों के परमिट, बीमा, पीयूसी आदि के सर्टिफिकेट पूरे हो, स्कूल बसों और अन्य साधनों का रंग पीला हो तथा इनमें स्कूल का नाम और फोन नंबर सहित चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आधे अधूरे स्काई वॉक पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी शासन में करोड़ों रुपए की लागत में रायपुर शहर के बीच चौराहे में बनाए गए स्काई वॉक के उपयोग पर सवाल उठाया है। साथ ही कांग्रेस का आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जांच के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से जांच कराने के लिए सुझाव दिया है। दरअसल शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने सीएम बघेल से मुलाकात कर स्काई वॉक में भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर 8 बिंदुओं पर जानकारी दी। इसमें तत्कालीन बीजेपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत पर स्काई वॉक के नाम पर ठेकेदार को लाभ दिलाने की प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार करने का आरोप है। आरपी सिंह ने तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत पर आरोप लगाया और कहा कि बिना किसी आवश्यकता के रायपुर शहर में एक स्काई वॉक बनने का प्रोजेक्ट अपने रसूख का प्रयोग करके पास करवा दिया जाए, इसका कोई औचित्य या आवश्यकता ही नहीं थी। कांग्रेस के द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि इस सरकार में दम है तो स्काई वॉक की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की जांच करा ले या इस पर थोड़ी राजनीति ना कर कोई निर्णय करे। उन्होंने कहा कि विकास की सोच, दृष्टिकोण और विचार क्या होता है जो मुख्यमंत्री ये नहीं जानता कि वह सिर्फ आरोप ही लगा सकता है, कार्य नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 के फाइनल मैच 25 सितंबर को खोले जाएंगे। इसके साथ ही बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन समारोह भी होगा। बैडमिंटन टूर्नामेंट के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं विशेष अतिथि पूर्व ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन विजेता गोपी चंद भी मौजूद होंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल और उनके विशेष प्रयास से हो रहा है। उक्त टूर्नामेंट के सभी मैच राजधानी रायपुर में मोवा स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना खोले जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के पुरस्कार राशि $15,000 अमेरिकी तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीते
20 सितंबर से शुरू हुए मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में भारत समेत श्रीलंका, थाईलैंड, कनाडा, अमेरिका, मालदीव, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, जापान, युगांडा और जाम्बिया के 550 बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पुरुष एकल, पुरुष युगल, महिला एकल, महिला युगल एवं मिश्रित युगल श्रेणी में मैच खेले जा रहे हैं। यहाँ 20 और 21 सितंबर को क्वालिफाइड मैच हुए, फिर मुख्य ड्रॉ के मैच हुए। आज सेमीफाइनल के मैच खेले गए। कल सभी श्रेणियों में फाइनल मैच खेले जाएंगे। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 के सेमीफाइनल मुकाबलों के परिणाम इस तरह रहे। इसमें पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल के शुभकर्ण डे भारत ने आदित्य जोशी को 21-15, 11-21, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रियांशु राजावत ने यू इगारशी को 21-16, 21-15 से पराजित कर फाइनल में पहुंचे। इधर महिला एकल सेमीफाइनल के मैच में सामिया इमाद फारूकी ने पूर्ववार में को 22-20, 21-15 से हराया तो तासीम मीर ने मालविका वसोड़ को 21-16, 14-21, 22-20 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राष्ट्रप्रथम के साथ। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन से लगातार राजधानी में आदिवासी समाज की बैठकें हो रही है। समाज ने सभी 32 आदिवासी विधायकों को 1 अक्टूबर को राजधानी बुलाया है। उसमें उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वे एसटी के लिए 32% आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तत्काल नोटिफिकेशन जारी करने को कहे। शनिवार को बंजारी नवा रायपुर में सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदाधिकारी जुटे। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रखे पक्ष को समाज ने कमजोर करके आंका है। प्रांतीय अध्यक्ष आर्यन ध्रुव और सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भारत सिंह, सचिव डॉक्टर शंकर लाल उइके ने भी इसके मामले को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करने का प्रस्ताव रखा है। सांसदों को बाद में बुलाने की रणनीति बनी। इससे पूर्व सर्व आदिवासी समाज के प्रादेशिक बैठक हुई। इसमें ये तय किया गया कि मामले को लेकर समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे। वे 32% आरक्षण जारी रखने की मांग करेंगे। आदिवासी सांसदों और विधायकों से भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बरकरार रखने को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी। इसके लिए किसी कानूनी जानकारी को नियुक्ति किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले की प्रति अध्ययन करने के बाद आगे निर्णय भी लिया जाएगा। सचिव डॉक्टर शंकरलाल उइके और पीएल सिदार को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समन्वय बनाएंगे। बैठक में अध्यक्ष भारत सिंह, आरबी सिंह, बीपीएस नेताम जी मींज, कल्याण सिंह बरिहा, महासमुंद, रोहित सिदार रायगढ़, शिव प्रसाद चंद्रवंशी भिलाई, कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार टोपो दुर्ग, सुदर्शन सिंह ठाकुर भिलाई, तोशन कुमार ठाकुर दुर्ग, केपी ध्रुव, ओम प्रकाश चंद्रवंशी, पोलुस बारवार, सोनराव नेता और उदय राम नेता कांकेर, अमृत कुमार कुजूराम, मनोहर ठाकुर अध्यक्ष महासमुंद जिला, पीआर नाइर, प्रीतम सिंह दीवान महासमुंद, एनएस ठाकुर, एमएस
SS सोरी, शारदा मंडलाई, डॉक्टर वेदवंती मंडावी भी शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में गायों के साथ एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यह मुंगेली जिले के पथरिया कस्बे में 40 गायों की मौत हो गई। ये गाय एक तस्कर के बाड़े में ही बंधी थी। 3 दिन में चारा पानी नहीं मिलने की वजह से गायों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बाड़े में मौजूद दूसरी गायें भी गंभीर रूप से बीमार है। बताया जा रहा है कि पथरिया कस्बे में प्रशासन ने पिछले दिनों खुले में घूमने वाली मवेशियों को बांध कर रखने की हिदायत दिलाई थी। वहाँ मवेशियों को खरीद फरोख्त का कारोबार करने वाले छेदी उर्फ दरश केंद्र ने कई गायों को अपनी बाड़े में बंद कर दिया। वहां कीचड़ था और चारे पानी का कोई इंतजाम नहीं था। इस पर भी वह व्यक्ति गायों को बिना चारे पानी दिए ही अपनी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। इधर भूख प्यास से तड़प रहे गाय और बछड़े मरने लगे। शनिवार को लोग इसका पता चला तो हंगामा मच गया। तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। अधिकारियों ने कीचड़ भरे बाड़ी से पहले 3 गायों का शव निकाला। कुछ देर बाद 17 और गायों के शव मिला। बाद में कुछ और बीमार गायों ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने आनंद फानन और डॉक्टरों की टीम बुलाकर वहीं इलाज शुरू कराया। गायों ने खाने पीने का इंतजाम भी कराया। अधिकारियों का कहना है कि जिस व्यक्ति छेदी राम की बाड़ी में गायें बंधी हुई थी वे गायों की तस्करी के मामले में जेल भी जा चुका है। वो अभी फरार है। पुलिस ने पशु क्रूरता कानून के तहत मामला दर्ज किया है। एसडीएम प्रिया गोयल ने बताया कि मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कथित मवेशी तस्कर फरार है और इस मामले में पशु क्रूरता निवारण कानून के तहत कार्रवाई इस पर की जाएगी। देश में बढ़ रहे चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी, सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। शनिवार को एक साथ देश भर में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीबीआई की टीम ने तलाशी ली और रायपुर में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। सीबीआई ने देश भर में 95 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल इंटरपोल के इनपुट के बाद सीबीआई ने शनिवार को ऑपरेशन मेघ चक्र नाम से कार्रवाई की। सीबीआई ने सीएसएस को डाउनलोड करने या फिर उसे प्रसारण करने से संबंधित मामलों में देश भर में करीब 2 दर्जन शहरों में कार्रवाई की। इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना इलाके में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा एक्शन लेते हुए हरियाणा के फतेहाबाद, उत्तराखंड के देहरादून, गुजरात के कच्छ और यूपी के गाजियाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर और नागपुर, झारखंड के रांची, आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ और कृष्णा, कर्नाटक के रामनगर और कोलार, हरियाणा के फरीदाबाद, यूपी के हाथरस, बेंगलोर के कोडगू, छत्तीसगढ़ के रायपुर, नई दिल्ली, केरल के चेकरपुर, मध्य में डिंडलीपुर, पंजाब के गुरदासपुर और होशियारपुर, चेन्नई, धनबाद, राजकोट, गोवा, हैदराबाद, अजमेर, जयपुर, तमिलनाडु के कोल्हापुर, केलर में मल्लापुरा, गुजरात के नूरलवाड़ा और गोधरा, असम के गुवाहाटी और धेमाजी, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, पश्चिम बंगाल के भरदन, यूपी के महाराजगंज, बिहार के सारण, भागलपुर, त्रिपुरा के आगरतला और हिमाचल प्रदेश के मंडी में सीबीआई ने कार्रवाई की है। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।